सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में हुए आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में पदक तालिका में टॉप पर कौन सा देश रहा। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। तो हम बात कर रहे हैं आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की। अभी ये 19 से लेकर 27 अप्रैल तक हुआ था। इस बार इसका ये 10वां एडिशन था। कहां पर हुआ था? इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। मेडल टैली आप देख सकते हैं, पूरी मेडल लिस्ट मैंने लगा दी है। इसमें टॉप पर भारत है। भारत ने 5 गोल्ड जीते हैं, 6 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है। टोटल 16 मेडल हमने जीते हैं। जो गोल्ड जीते वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 5 शूटरों के नाम। तो एक तो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में दिव्यांशु देवांगन और शांभवी क्षीर सागर, इन्होंने गोल्ड जीता। मतलब ये एक गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में आया है, बाकी सारे सिंगल इवेंट में आए। जैसे कि शिव नरवाल 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर इवेंट में, प्राची गायकवाड़ 50 मीटर राइफल स्पर्धा में, और वंशिका चौधरी। ठीक है, तो ये 5 गोल्ड लेकर के आए। शूटिंग से 2-4 बातें मैं आपको और बताऊं। एक तो याद रखना, शूटर है हमारी मनु भाकर। इनको शिपिंग मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 में जो होगा, उसके अलावा शूटिंग वर्ल्ड कप जूनियर चैंपियनशिप 2028 में जो होगा, भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा को, जो कि एक भारतीय शूटर हैं। इसके अलावा याद रखना, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना होती 1951 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, प्रेसिडेंट है कलिकेश सिंह देव। और अभी फरवरी महीने में हमने पढ़ा था एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 हुआ था। 17वां एडिशन था, ये नई दिल्ली में हुआ था। मेडल टैली में उसमें भारत ही टॉप पे था। 51 गोल्ड जीते थे हमने, बाकी 23 सिल्वर, 20 ब्रोंज, टोटल तो 94 मेडल थे। ठीक है, तो आज जो हमने बात करी वो याद रखना, हमने बात करी है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में भारत टॉप पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र यानी कि प्लांट जिसका नाम है आदित्य, इसका उद्घाटन किया। कहां पर? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो हमारे जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अभी बंगलुरु में एक नए बुलेट ट्रेन बनाने वाले प्लांट का उद्घाटन किया है और इस प्लांट को नाम दिया आदित्य। इसे बनाया है BEML कंपनी ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मूवर्स लिमिटेड जो कंपनी, उसी ने बनाया। यहाँ पे रेल मंत्री जी ने बताया कि इस प्लांट में B28 नाम की स्वदेशी बुलेट ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। इस ट्रेन को यहाँ पे 2 कंपनियां मिलकर के तैयार करेंगी, एक तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और BEML लिमिटेड। तो इसका निर्माण इसी प्लांट में होगा जिसका अभी इन्होंने उद्घाटन किया। इसका नाम आदित्य है, जहां पे रोबोट्स और हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करके हम ये हमारी स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएंगे। इसका नाम इन्होंने B28 बताया। अच्छा चलो, रेलवे से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको, वैसे तो याद रखना, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने थे सतीश कुमार। अच्छा, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई थी चाइना ने। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का निर्माण किया था जर्मनी ने। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये शुरू हुई चीन में। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम है वूश, इसको लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम क्या है? नमो भारत, इसको पहले रैपिडेक्स के नाम से जानते थे। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च हुई थी, उसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। और PM मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की? गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से इसको शुरू किया था। इसका नाम भी बदल दिया, नमो भारत रैपिड रेल कहते हैं। और भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था। इसका नाम है रुद्रास्त्र, 4.5 किलोमीटर लंबी है। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो ये बन रहा है जोधपुर में। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये 15 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कहां से का? वाराणसी से नई दिल्ली के बीच। और नमो भारत याद रखना, ये भारत की सबसे तेज फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है। कितनी स्पीड पे चली थी? 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ये कहां शुरू हुई? गुवाहाटी असम से हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच। ठीक है, तो ये ट्रेनों से संबंधित सारे प्रश्न थे आपके, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो आज का प्रश्न है वो भी भैया जरूर याद रखना कि अभी मंत्री जी ने कहां पर नए बुलेट ट्रेन बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन किया? तो बंगलुरु में। और उस प्लांट का नाम भी इन्होंने दिया है आदित्य। आदित्य उस प्लांट का नाम है। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा 26 अप्रैल को।
तो याद रखेंगे हर साल 26 अप्रैल को हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाते हैं। बौद्धिक संपदा से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या मतलब आप समझते हो? मतलब दिमाग लगा करके कोई भी एक नई चीज आप बनाते हो। वो नई चीज कोई आविष्कार हो सकता है, कोई इनोवेशन हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या जैसे कोई आपने कोई नई किताब लिख दी है, नई फिल्म बना दी, स्क्रिप्ट लिख दी, नया गाना बना दिया, नया ब्रांड नेम आपने बना दिया, नया लोगो डिजाइन कर दिया। कुछ भी जो भी आपने नया किया है दिमाग लगा करके, वो आपकी बौद्धिक संपदा है। अब आपकी बौद्धिक संपदा को कोई चोरी ना कर ले, कोई इसकी कॉपी ना कर ले, तो उन्हें चोरी से बचाने के लिए, कॉपी होने से बचाने के लिए ही हम कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे कि पेटेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कोई भी आविष्कार आपने किया तो पेटेंट करा लो। ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो गया तो उसके लिए ट्रेडमार्क का इस्तेमाल होगा। कॉपीराइट जैसे कोई बुक आपने लॉन्च कर दी, कोई फिल्म आपने बना दी है, तो आपकी परमिशन के बिना कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो वो कॉपीराइट का इस्तेमाल। काम इनका सेम ही है, बस नाम अलग अलग। अच्छा, इस बार के इस दिवस की थीम क्या है? आईपी और खेल, तैयार हो जाओ, नवाचार करो। आईपीएन स्पोर्ट, रेडी सेट इनोवेट। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को मनाना 2000 में, सन 2000 में शुरू किया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1967 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। अब डे वाला प्रश्न एक बार फिर से चलो। अप्रैल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हमारे पास हो चुके हैं, क्योंकि एंड आ गया ना भाई अप्रैल का। जब भी महीने का एंड आता है तो उस महीने के बहुत सारे डेज हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। चलो मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। अब तो बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, रिवीजन से ही चीजों को याद रखा जा सकता है लंबे समय। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस, 21 को सिविल सेवा दिवस, और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया। फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और अभी अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। तो ये अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज है भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार ये किस देश के द्वारा बनाया गया? तो आंसर होगा इसका फिनलैंड। मतलब फिनलैंड ने एक ऐसी खास जगह बनाई है, इसको नाम दिया है ओनकालो। यहाँ पर ये न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उसको स्टोर करेंगे, और इस तरह से ये दुनिया का पहला स्थायी परमानेंट परमाणु कचरा भंडारण होगा। आपको पता है जब परमाणु बिजली बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, तो साथ में एक न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी निकलता है, जो कि बहुत खतरनाक है और बहुत लंबे समय तक ये खतरनाक रहता है, हजारों सालों तक। इसीलिए इसे कहीं सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो। अगर आपने इसको सही से नहीं रखा तो ये इंसानों के लिए और प्रकृति दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे रेडिएशन निकलते रहे। तो अभी फिनलैंड ने क्या किया, उन्होंने इस कचरे को, मतलब जो ये न्यूक्लियर वेस्ट है, इसको जमीन के बहुत नीचे 400 से 450 मीटर नीचे इन्होंने दबाने का एक नया तरीका बनाया है। और जहां पे ये दबा रहे हैं, जहां पे ये सब कर रहे हैं, वो एक द्वीप है, उसका नाम है ओल्किलुओटो। उस द्वीप में इसको स्टोर कर रहे हैं, और जो जगह है जहां पे ये गड्ढा वड्ढा खोद रहे हैं उसको नाम दिया ओनकालो। मतलब गड्ढा वड्ढा खोद दिया, अंदर मजबूत चट्टानों में सुरंग बनाकर ये इस कचरे को रखेंगे, ताकि ये किसी भी कंडीशन में, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये कचरा बाहर ना निकल। और यहाँ पे स्टोरेज की क्षमता इन्होंने बताई है लगभग 6500 टन परमाणु कचरा यहाँ पे रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये दुनिया का पहला स्थायी परमानेंट समाधान है। यहाँ पे कचरे को ऐसे पैक किया जाएगा, ऐसे रखा जाएगा कि हजारों सालों तक ये सुरक्षित रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो फिनलैंड इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। और परमाणु से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराऊं। जैसे अभी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के हमारे नए अध्यक्ष बने थे AK बालासुब्रमण्यम, और भारत सरकार ये विशाखापट्टनम में एक हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम स्थापित करेगी। तो ये सिस्टम क्या करेगा, थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा। उसी तरह से अभी हमने पढ़ा था भारत में कहां पर स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ था,
कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा बात हमारी फिनलैंड की हो रही थी, तो मैं फिनलैंड भी ले चलता हूँ। ये रहा मैप में फिनलैंड। कैपिटल हेलसिंकी होती है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री है पेट्री ऑर्पो, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्तप। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। और याद रखना, अभी जो 11वां रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? फिनलैंड के ही प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तप उसमें चीफ गेस्ट रहे थे। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था उसमें टॉप पर फिनलैंड था। चलो बताओ, भारत की रैंक क्या थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? ये आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय के द्वारा स्माइल बेगर सर्वे नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इस एप्लीकेशन का नाम है स्माइल बेगर सर्वे। इसको लॉन्च किया भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। और वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है। तो अभी इसी मंत्रालय ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया? चंडीगढ़ में अभी जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा था, उसी दौरान इस एप्लीकेशन को लॉन्च। अब ये एप्लीकेशन है किसके लिए? तो ये एप्लीकेशन उन लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए है जो लोग भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति में है। उद्देश्य है उनकी मदद करना। तो ये एप्लीकेशन करेगा क्या? मतलब जो लोग भिक्षावृत्ति में है उन लोगों की जानकारी इकट्ठा हम इससे कर पाएंगे। रियल टाइम में डेटा आगे सरकार को भेज पाएंगे, तो सरकारी अधिकारियों को सही और जल्दी रिपोर्ट मिल पाएगी। पहले क्या होता था, डेटा देरी से जाता था और गलत जाता था। तो अब ये सब डिजिटली हो जाएगा, एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाएगा, तुरंत डेटा जाएगा, बिल्कुल करेक्ट डेटा जाएगा। और डेटा अगर सरकार के पास सही से पहुंचेगा तो सरकार अगर चाहेगी तो बेहतर योजना बना सकेगी, उससे निगरानी और मॉनिटरिंग आसानी से हो। तो अगर एक लाइन में बोलूं तो ये एप्लीकेशन भीख मांगने वालों की पहचान करने और देश को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए बनाया गया। इसका यही उद्देश्य है। और भिक्षावृत्ति से आपको याद आएगा एक योजना थी, स्माइल योजना। पहले तो फुल फॉर्म देखो क्या होती है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? भिखारियों की मदद करना, ट्रांसजेंडर लोगों का कल्याण करना और उन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देना। तो याद रखना कौन सा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन स्माइल बेगरी सर्वे, ये इस एप्लीकेशन का नाम है और किस मंत्रालय ने लॉन्च। इसी तरह से कुछ और मोबाइल एप्लीकेशंस, कुछ पोर्टल वगैरह न्यूज में रहते हैं, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एक बार। एक आपने पढ़ा था शाइन एप्लीकेशन, इसको भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। सत्य पोर्टल को लॉन्च किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने। साथ ही एप्लीकेशन को शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर लॉन्च किया था। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को उत्तराखंड ने, अभेद्य एप्लीकेशन को हरियाणा पुलिस ने, ग्रह सुगम पोर्टल को नेशनल हाउसिंग बैंक ने और प्रिज्म एसजी पोर्टल को नितिन गडकरी जो हमारे सड़क मंत्री हैं और जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मिलकर लॉन्च किया था। भूभारती पोर्टल को तेलंगाना ने, कर साथी प्लेटफॉर्म को सीबीडीटी ने, सारथी एप्लीकेशन को सेबी ने और साथी प्लेटफॉर्म को आईआईटी कानपुर। ये सारे मिलते जुलते भी हैं, देखो आप देखोगे ना, साथी, सारथी, कर साथी और ऊपर भी एक साथी एप्लीकेशन हमने पढ़ा था। तो ध्यान में रखना है, कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने एक साथ एक ही पेज पे इनको लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए भी रोमन स्पेस टेलीस्कोप को अभी किसने लॉन्च किया, किसने अनावरण किया? तो आंसर होगा नासा। तो एक्चुअली में नासा ने एक नया शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाया है, इसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या रोमन टेलीस्कोप भी इसको बोल सकते हैं। तो ये टेलीस्कोप क्या करेगा? ये हमारे सौरमंडल में सोलर सिस्टम के बाहर नए नए ग्रहों को खोजेगा। ये पूरे ब्रह्मांड का एक बड़ा मैप, एक एटलस बनाने में हमारी मदद करेगा। अब ये खास क्यों है? क्योंकि जो पुराना वाला हबल स्पेस टेलीस्कोप था नासा का, ये उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा क्षेत्र देख सकता है और ये अंतरिक्ष में बहुत दूर, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर के काम करेगा और हमें बहुत ज्यादा डेटा ये पृथ्वी पर भेजेगा। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें पता चलेगा कि भैया ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, अरबों आकाश गंगाएं जो गैलेक्सीज हैं और जो तारे हैं वो हम देख पाएंगे। वैज्ञानिकों को नई नई चीजें खोदने का मौका मिलेगा। और एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने डार्क मैटर की बात की थी, तो 2 शब्दों को समझना, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होता है। तो डार्क मैटर ये एक अदृश्य चीज है जो दिखाई नहीं देती है, जो आकाश गंगाओं को जोड़ करके रखती है। और डार्क एनर्जी क्या करती है? ये ब्रह्मांड को फैलाने, एक्सपांड करने का काम करती है। और ये जो हम बात कर रहे हैं रोमन टेलीस्कोप की, ये इन दोनों रहस्यों को समझने की कोशिश करेगा। इस टेलीस्कोप का जो नाम है ना, ये नैन्सी रोमन के नाम पे रखा गया है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि एक
अमेरिकी खगोल शास्त्री थी, जिन्हें हबल स्पेस टेलीस्कोप की जननी के रूप में भी जाना जाता है। वे नासा में खगोल विज्ञान की पहली प्रमुख थी और नासा में कार्यकारी पद संभालने वाली पहली महिला थी। उन्होंने हबल टेलीस्कोप के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है। पहले मैं आपको टेलीस्कोप से ही संबंधित कुछ प्रश्न कराऊंगा, ये सभी प्रश्न आपके न्यूज में रहे थे। फिर मैं नासा भी आपको लेकर के चलता हूँ, मतलब नासा के बारे में जानेंगे। एक तो याद रखना, लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई थी। इसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। कहां पर? लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, जिसका व्यास है 4 मीटर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गैया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नामक दो प्राचीन तारों की धारों की खोज की थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल में पिंडों का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया था नासा ने, नासा का है। और पिछले साल नासा ने एक और बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम है स्पेरेक्स। और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक एक्सोप्लैनेट K218b को खोजा था और यहाँ पर संभावित जीवन की खोज की गई थी। और जो नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसने क्या खोजा था? 9 चमकते हुए तारे के छल्लों से बनी एक दुर्लभ गैलेक्सी, इसको नाम दिया था बुल्सआई गैलेक्सी, इसकी खोज की थी। और भारतीय शोधकर्ताओं ने स्पाइरल की शेप में एक गैलेक्सी खोजी थी, उसका नाम है अलकनंदा, मतलब उसको अलकनंदा नाम रखा था। और इसे नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से ही खोजा गया था। ठीक है, तो ये सब टेलीस्कोप किसी न किसी कारण से न्यूज में थे, मैंने आपको रिवाइज कराए। नासा की बात कर ले, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। और इसके हेड है जारेड इसाकमैन, अभी नए बने थे। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस मुख्यमंत्री को अभी मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा एन चंद्रबाबू नायडू जी। ये कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। और इन्हीं को अभी ये अवार्ड मिला है। क्या नाम है अवार्ड का? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। किसने दिया? द इकोनॉमिक टाइम्स ने दिया है। और ये अवार्ड देने का जो कार्यक्रम अभी आयोजित हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ये अवार्ड किन्होंने प्रदान किया? अगर बात करें ऐसे तो हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने इनको ये अवार्ड दिया है। क्यों मिला इनको ये अवार्ड? तो उन्हें ये सम्मान इसलिए दिया जा रहा है, या उन्हें ये सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने आंध्र प्रदेश में व्यापार करना आसान बनाया, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए, उद्योग और कंपनियों को आकर्षित किया, टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी पर काम किया। तो इन्हीं सब के लिए इनको ये अवार्ड दिया। कुछ अवार्ड वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो याद रखना भी, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने थे अंबानी, वनतारा के संस्थापक। पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड। और पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड मिला डॉक्टर टेसी थॉमस। याद रखना मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 ये मिला वेल्लामाला सिमन्ना को, एक तेलुगु लेखिका। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को। 2025 का टर्नर पुरस्कार नान्नू काल्लू को मिला, स्कॉटलैंड से। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न दिया गया था जयंत विष्णु नार्लिकर को, मरणोपरांत दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगेला हंगरिया को मिला, ब्राजील से है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को महाराष्ट्र से है। और केंटन आर मिलर अवार्ड IUCN देता है, ये दिया गया सोनाली घोष को। ये अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला। ठीक है, 12 इंपॉर्टेंट अवार्ड हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में SCO रक्षा वार्ता 2026 ये कहां पर आयोजित होगी? ये आज आयोजित होगी। आंसर होगा बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं उनके रक्षा मंत्रियों के बीच में ये बैठक होगी। कहां पर? किर्गिस्तान के बिश्केक में। और भारत की तरफ से इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। आपको पता है इस साल SCO को होस्ट कर रहा है, SCO की मेजबानी कौन कर रहा है? किर्गिस्तान। तो इससे संबंधित जो भी बैठकें होगी वित्त मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की, या जो भी बैठकें होगी वो सब यहीं पर होगी। तो SCO की हम बात कर लेते हैं। शुरुआत में इसको शंघाई 5 के नाम से जानते थे जब इसका निर्माण हुआ था 1996 में। और 2001 में इसका नाम बदलकर SCO कर दिया गया था जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था छठे सदस्य देश के रूप में। अभी 2017 में हमने देखा भारत पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया, 7वां और 8वां मेंबर बना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग चाइना में है। और इसके हेड कौन है? झांग मिंग है, चाइना के। अच्छा, फिर इसमें 9वां मेंबर 2023 में बना था ईरान।
और 2024 में इसका 10वां सदस्य देश बना था बेलारूस। वैसे याद रखना, अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर कंट्री बनाए गए थे। और पिछले साल जो 25वीं एससीओ समिट हुआ था वो चाइना में हुआ था। 2026 में इसका जो 26वां संस्करण है, मतलब जो एससीओ बैठक है, 26वीं एससीओ बैठक, इसको होस्ट कर रहा है किर्गिस्तान। तो हमने कहा ना इस साल जो भी बैठकें होगी वो यहीं पर होंगी। और याद रखना अगले साल इसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। आपको ये भी बता दूं, अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, भारत ने अभी तक एक ही बार इसको होस्ट किया है, वो भी 2023 में। अच्छा, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री, कौन सा एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो इसका सदस्य देश नहीं है। तो याद रखना तुर्कमेनिस्तान। बाकी सारे के सारे जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर है। सॉरी 5 नहीं, 5 में से तो ये एक नहीं है ना, तो 4 मेंबर है और एक नहीं है। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया? तो आंसर होगा दिनेश त्रिवेदी को। तो अभी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। कौन है दिनेश त्रिवेदी? तो ये इससे पहले हमारे रेल मंत्री भी रह चुके हैं। पहले ये तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन 2021 में ये बीजेपी में शामिल हो गए। आजकल सभी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। अच्छा, इनकी ये नियुक्ति खास क्यों है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है इस पद पर कोई आईएफएस अधिकारी को ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इस बार एक राजनेता को हमने इस पर नियुक्त किया है। ये थोड़ा सा अलग फैसला है। तो सिंपल सा याद रखेंगे आप, तो बांग्लादेश में जो हमारे नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने हैं उनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बांग्लादेश भी ले चलूंगा। याद रखना, जैसे अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजकुमार गोयल, कोल इंडिया के सीएमडी बने थे बी साईराम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी संगीता बरुआ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव, ओएनजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था, नाम है अरुण कुमार सिंह, सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने थे विवेक चतुर्वेदी, इंटरपोल के प्रेसिडेंट लुकास फिलिप बने, फ्रांस से हैं, और इंडिया वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के नए कोच सैंटियागो बने थे। और वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष बनाया ज्ञानेश कुमार को, नासा के नए चीफ जारेड साकमेन और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बरमसला, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रमनाथ, और भारत के पहले एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन का अभी प्रेसिडेंट बनाया गया था, मतलब इसके पहले प्रेसिडेंट बने हैं विजय कलियंत्री नाम है, और उसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। वर्ल्ड बॉक्सिंग के अभी नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलविकन बने थे, ये कजाकिस्तान से। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ध्यान में रखना। बाकी बांग्लादेश में आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश, कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका। नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान। अच्छा, इनकी जो माता जी हैं, जो कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, अभी उनका निधन भी हो गया 2026 में ही। आप लोग उनका नाम बताइए, नाम क्या है? प्रेसिडेंट मोहम्मद शाहबुद्दीन हो गए। बाकी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का जो राष्ट्र खेल है वो कबड्डी होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा को क्या कहते हैं फिर? पद्मा। और भारत जिन भी पड़ोसी देशों से सीमा लगाता है, सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को टच करते हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से टच करता है बांग्लादेश। बाकी असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, जिसमें त्रिपुरा को तो बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और बिम्स्टेक का मुख्यालय ये आपको यहीं पर मिलेगा, ढाका, बांग्लादेश। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का अभी पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा संजय जमुआर को। तो सिंपल सा याद रखना है, अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने संजय जमुआर को, जो उसकी नई कंपनी है, डीएमआरसी की नई कंपनी है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड, उसका पहला सीईओ अपॉइंट किया। तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की थोड़ी सी बात कर ले, ये है क्या? हमने कहा डीएमआरसी की ये नई कंपनी है। काम क्या होगा? दूसरे देशों में मेट्रो प्रोजेक्ट लेना इसका काम होगा। मेट्रो बनाना है, चलाना है और सलाह देने का ये काम करेगा। मतलब डीएमआरसी अब केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में काम करना चाहता। पहले डीएमआरसी केवल मेट्रो चलाती थी, अब वह ग्लोबल लेवल पर बिजनेस बढ़ाना चाहती। डीएमआरसी की भी बात कर ले तो इसकी स्थापना होती है 1995 में। मैनेजिंग डायरेक्टर विकास कुमार है, और ई श्रीधरन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, जिन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो डीएमआरसी के संस्थापकों में से एक थे, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अपॉइंटमेंट था, ध्यान रखना। बाकी अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको पीछे पूरी लिस्ट में रिवाइज भी करवा दी। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।
वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी प्रैक्टिस के लिए डेली इनकी क्विज तैयार की जाती है, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाएं, रिवाइज करें, और पीडीएफ भी आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ पर अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, एक बुक आई है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। फिर अगले में पूछा विश्व मलेरिया दिवस जो अभी मनाया गया उसकी थीम क्या है? मलेरिया खत्म करने के लिए अब हमें कार्रवाई करनी ही होगी। फिर अगले में पूछा था गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? आंसर होगा हॉकी से। और आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। फिर पूछा महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा। फिर पूछा अभी 24 अप्रैल को थॉमस कप, उबेर कप ये शुरू हो चुका है, इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और कहां पर हो रहा है? डेनमार्क में। फिर पूछा नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत वेलामाकन्नी। फिर पूछा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 13वां संस्करण, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर होगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। फिर पूछा था बैंक ऑफ इंडिया के अभी एमडी सीईओ का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम है रजनीश कर्नड। और आखिरी प्रश्न पूछा था 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो आंसर है सेबेस्टियन सावे, ये केन्या के एथलीट है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।